हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्यम बैच में। चलो, तो इससे पहले हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखना। आज का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड हैं। और ये क्लासेस कहाँ पे? हमारे ऐप पे अपलोडेड रहता है। अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देखना। और इस क्लास के जितने भी नोट्स है वो भी आपको हमारे ऐप पे 24/7 मिलेगा, अवेलेबल रहता है। कभी भी जाके आप उसे चेक कर सकते हो। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पार्ट 3, ये लास्ट पार्ट रहेगा। इससे पहले के 2 पार्ट में हमने ऑलरेडी सिस्टम वाइज सारी चीजें डिस्कस की हैं। देखते हैं इस पार्ट में क्या टारगेट रहता है हमारा, और पूरा फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो हम पूरा इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव चेंजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको क्या रिवाइज करके आना है, यूट्रस के बारे में अच्छे से पढ़ के आना है। अगर आपने एनाटॉमी ऑफ यूट्रस अच्छे से याद किया तो शायद इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ। रिप्रोडक्टिव चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके बाद हम ब्रेस्ट चेंजेस के बारे में बात करेंगे। अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होता है वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और आज सारे ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लो। यहां से एम्स दिल्ली ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ब्रेस्ट चेंजेस डायग्राम के साथ क्वेश्चन आया है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस से क्वेश्चन आया हुआ है, आयरन एंड फॉलिक एसिड का रिक्वायरमेंट यहां से नॉर्सेट में भी क्वेश्चन आया है 2 बार, यहां से रिपीटेड। इवन नॉर्सेट 4 की बात करूं तो वहां पे बहुत लेंदी क्वेश्चंस आया था, जिसमें आप बोल रहे थे पेपर आउट हो गया, ये हो गया, उसमें पूरा क्वेश्चंस भी आया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, आयरन एंड फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहां से। और नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो जितने भी पॉइंट यहां पे लिखे हुए, ये टारगेट देख सकते हो, आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या है? रिप्रोडक्टिव चेंजेस। और रिप्रोडक्टिव चेंजेस में सबसे पहले मैं यूट्रस के बारे में बात करूंगी, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है। यूट्रस को फटाफट से रिवाइज कर लो कि ये यूट्रस का कौन सा पार्ट है डियर? फंडस वाला पार्ट है, ये फंडस है। ये क्या है? कॉर्नुआ ऑफ द यूट्रस है, जिसे आप पेस मेकर ऑफ द यूट्रस बोलते हो, या ट्यूबल ऑस्टिया रीजन बोलते हो, जहां से फेलोपियन ट्यूब की यूट्रस के अंदर क्या होती है? एंट्री होती है। और इसके अंदर क्या होता है? यूट्राइन कैविटी। और ये जो पार्ट होता है ये सर्विक्स वाला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? इस्थमस। इस सब के बारे में आपने अगर पढ़ा होगा, पहले वाली क्लास को देखा होगा, तो आपको पूरा रिवाइज हो गया होगा। और यहाँ पे ये सर्विक्स वाला पार्ट है, एक्टो एंड एंडो सर्विक्स। और ये क्या है? वेजाइना, जिसके बारे में तो स्टार्टिंग में ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला? हम यूट्रस के बारे में देखेंगे, यूट्रस में क्या चेंजेस होता है। हेडिंग लगाएंगे यूट्रस। नोट्स बना रहे हो ना? नोट्स बना रहे हो या नहीं? यूट्रस, यूट्रस के बारे में देखेंगे, यूट्रस में क्या चेंजेस होता है। सबसे पहली बात नॉर्मल तो आपको पता ही है, नॉर्मल क्या डिस्कस करना, लेकिन प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होगा, फिजियोलॉजिकल यही पढ़ रहे हो आपकी, प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होगा यूट्रस के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं वेट की बात करूं, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का वेट 60 ग्राम होता है। और जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके यूट्रस के वेट में क्या चेंज आता है? उसका वेट हो जाता है 900 to 1000 ग्राम। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठा के देखना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यहां से क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन था, 900 और 1000। हमें क्या सिलेक्ट करना था? मैक्सिमम वाला जो होता है, फर्स्ट प्रायोरिटी में हमें सेलेक्ट करना है, पहला पॉइंट। देखो, हर पॉइंट से यहाँ पे क्वेश्चन है जो मैं बताने वाली हूं आपको। वेट चेंजेस आपको पता चल गया। इसके बाद आपने पढ़ा है वेट के बाद कि व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द यूट्रस। और आपने पढ़ा होगा मेजरमेंट 7.5 × 5 × 2.5। अगर मैं मेजरमेंट में लेंथ लिख दूं, व्हाट चेंजेस अकर इन द लेंथ ऑफ द यूट्रस, आप बोलोगे जो लेंथ होता है एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में वो 7.5 होता है। बट इस फीमेल, जो फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, उसके यूट्रस का वेट कितना होगा? लेंथ, तो आप बोलोगे 5 टाइम्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 5 टाइम्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बताओ प्रेगनेंसी में इसका वेट कितना हो जाएगा? आप बोलोगे अप्रोक्सीमेटली 35 सेंटीमीटर जो है, अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया डियर? 35 सेंटीमीटर। ये क्या है? लेंथ ऑफ द यूट्रस, लेंथ ऑफ द यूट्रस। और पूरा मेजरमेंट आपको पता है, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जब होती है उसका 7.5 × 5 × 2.5 सेंटीमीटर होता है। जबकि एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होगी
प्रेगनेंसी में उसके यूट्रस का मेजरमेंट 35 इंटू 20 इंटू 12.5 सेंटीमीटर ये मेजरमेंट रहता है। तो अगर डायरेक्ट मेजरमेंट का क्वेश्चन प्रेगनेंसी में पूछा गया तो क्या आंसर करेंगे? 35, 20, 12.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? तो हाँ, धीरे धीरे याद करना है। एकदम से बताओगे तो क्या होगा? अरे रुक जाओ, दिमाग में क्या चढ़ने दो, परत तो चढ़ने दो, याद होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होता अरे इतना सारा सिलेबस है, कैसे इतने छोटे से दिमाग में याद रहेगा? पढ़ेंगे वो भी हम किस में? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। जब हम MSN पढ़ेंगे तो इस ब्रेन के बारे में भी बात करेंगे, कितनी कैपेसिटी होती है, कितने ग्राम का होता है, और कैसे हमारी सारी चीजें हमारी मेमोरी में सेव रहती है। लेकिन क्या, अगर रिवाइज नहीं किया तो धीरे धीरे क्या होगा? वो आपके कॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला जाएगा और आपको याद ही नहीं आएगा। अरे पढ़ा तो था, सुना सा तो लग रहा है, बट आ क्यों नहीं रहा है? होता है ना, कुछ चीज अंदर है बट मुंह में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? आप रिवाइज नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, तो फिर वो भूल जाओगे उसको। ठीक है, तो याद करते रहना। चलो, यूट्रस वेट के बारे में बता दिया मैंने। मेजरमेंट के बारे में सेकंड पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे, और ये मैंने बताया लेंथ। अगर डायरेक्टली सिर्फ लेंथ पूछा जाता है 5 टाइम्स इंक्रीजेस याद रखना है, या फिर पूरा मेजरमेंट आ गया तो आपको ये करना है। नेक्स्ट, यूट्रस कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होता है? बताओ। नॉर्मली यूट्रस कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होता है? तो आप बोलोगे यूट्रस सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी किसमें सिचुएटेड होता है डियर? किसमें? नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है, तो यहां पे पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होगा। लेकिन अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो 12 वीक्स तक ये कौन सी कैविटी में रहता है? पेल्विक कैविटी में ही रहता है। बट आफ्टर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन यूट्रस बिकम एन एब्डोमिनल ऑर्गन। समझ में आया मैंने क्या बताया? कि पेल्विक कैविटी में फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तब भी रहता है। कब तक? अप टू 12 वीक्स। अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्रस बिकम एंड पेल्विक ऑर्गन। बट पेल्विक कैविटी में कब तक बोला है मैंने? पेल्विक कैविटी में अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक रहेगा। आफ्टर 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, आफ्टर 12 weeks uterus become an abdominal organ. Uterus become an abdominal organ. अब यूट्रस कौन सी कैविटी में सिचुएटेड है? एब्डोमिनल कैविटी में, और इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एब्डोमिनल ऑर्गन बोल रहे हैं। तो अप टू 12 वीक्स, आफ्टर 12 वीक्स अगर पूछा जाता है कैसा ऑर्गन है तो पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड होगा, पेल्विक ऑर्गन होगा। अगर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होगा, एब्डोमिनल ऑर्गन हम उसको बोलेंगे। समझ में आया? तो ये दोनों लाइन भी यहां से आपको क्लियर हो गया जो मैं बताना चाह रही हूं। क्या यूट्रस कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होगा? यूट्रस कैसे शेप का होता है ये भी आपको याद रखना है। यूट्रस का शेप कैसा होता है? वेट आपने देखा, मेजरमेंट आपने देखा, यूट्रस का क्या होगा? यूट्रस कौन सी कैविटी में सिचुएटेड है ये देखा। और एक चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यूट्रस क्या है। एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कैसा होता है? पायरिफॉर्म शेप का होता है। पायरिफॉर्म शेप का होता है, पियर शेप का यूट्रस होता है। लेकिन जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस आता है? और यहां से एम्स दिल्ली ने भी, एम्स ऋषिकेश ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से रिपीट हुए हैं। एम्स भोपाल में भी यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी, फटाफट वहां पे मार्क कर लेना। क्या है डियर? देखेंगे 6 वीक ऑफ जेस्टेशन, 8 वीक ऑफ जेस्टेशन, 12 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो 6 वीक पे, 8 वीक पे और 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। यहां हेंस एग शेप का यूट्रस। What is the shape of the uterus? Uterus in a non-pregnant female pyriform या pear shape का होता है, बट प्रेगनेंसी में 6, 8, 12 वीक्स पे हैंस एग शेप का हो जाएगा। 8 वीक्स पे ये फुटबॉल ऑरेंज शेप का। ये ऑरेंज शेप इसलिए ये एम्स ऋषिकेश में पूछा था। वैसे हम क्रिकेट बॉल शेप का लिखते हैं, ठीक है।
लेकिन ऑरेंज शेप का यूट्रस कहां पे आया था? एम्स ऋषिकेश में। तो यहां पे आप एम्स मेंशन कर लोगे कि देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस को एम्स ने पूछा हुआ है, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे शेप का है ये? क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट के बॉल को अगर कंपेयर करो तो किसके कंपैरिजन में कैसा होगा? क्रिकेट बॉल शेप का यूट्रस जो है एक लार्ज ऑरेंज शेप के यूट्रस के इक्वल होगा। तो ये कितने वीक्स पे होता है? ये क्वेश्चन था 8 वीक ऑफ जेस्टेशन। हेंस एग शेप का यूट्रस कितने पे होगा? 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। और यहीं पे ग्लोब्यूलर यूट्रस या फीटल हेड शेप का यूट्रस पूछा जाता है, वो 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे होता है। कैसा होता है डियर? सॉरी, ग्लोब्यूलर या फिर आप क्या बोलोगे? फीटल हेड शेप का यूट्रस। फीटल हेड शेप का यूट्रस। समझ में आया? तो 12 वीक पे कैसा हो गया? ग्लोब्यूलर हुआ या फिर फीटल हेड शेप का यूट्रस जो है वो होता है। 6 वीक, 8 वीक एंड 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे आपने देखा क्या होगा? अगर यहीं पे क्वेश्चन ये पूछ ले कि फुटबॉल, एक तो क्रिकेट बॉल हुआ, तो जल्दीबाजी में क्या होता है? क्रिकेट बॉल, फुटबॉल एकदम से सीधा हम 12 वीक्स करके आ जाते हैं, 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। लेकिन गलत हो जाएगा। अरे फुटबॉल शेप का यूट्रस, एकदम स्फेरिकल शेप का यूट्रस। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम क्या करेंगे? आंसर 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। यहां पे मैं बता दूं आपको, वीक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप नोट डाउन कर लेना, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि आप वीक्स में बहुत ज्यादा गलती करते हो। जब एग्जाम में ऑप्शन आता है तो वहां पे 6 वीक, 8 वीक, 10 वीक, 12 वीक, तो फिर आपका दिमाग घूम जाता है। अरे पढ़ा तो सब कुछ था, ठीक है, 6 में भी कुछ बताया था, कुछ कुछ मैडम ने 8 पे भी बताया था, कुछ कुछ 12 पे भी बताया था, अब करे क्या? याद तो हमने किया नहीं। तो एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेना, यहाँ पे अच्छे से वीक्स को याद कर लेना। तो एक पॉइंट और लिख लेंगे, क्या? 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। और 36 वीक ऑफ जेस्टेशन पे क्या होता है डियर? 36 वीक ऑफ जेस्टेशन पे यूट्रस का शेप कैसा हो जाता है? स्फेरिकल शेप का यूट्रस हो जाता है। या फिर हम इसको कंपेयर करें तो ये कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? फुटबॉल शेप। कैसा हो जाएगा डियर? फुटबॉल शेप ऑफ, ये फुटबॉल शेप का हो जाएगा, ठीक है। 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो यहां से मुझे लगता है आपको वीक्स भी याद रहेगा, कितने पे क्या चेंजेस हुआ। तो यूट्रस का आपने देखा कि कौन सी कैविटी में सिचुएटेड था? पेल्विक कैविटी में 12 वीक्स तक। 12 वीक्स के बाद एब्डोमिनल ऑर्गन हो गया, और फिर एब्डोमिनल ऑर्गन डिलीवरी के बाद कितने वीक के बाद फिर से पेल्विक ऑर्गन हो जाएगा? उसका आंसर जाता है 2 वीक्स। एम्स दिल्ली का क्वेश्चन समझ में आ गया? एम्स दिल्ली का क्या क्वेश्चन मैंने मार्क करवाया है, तो फटाफट जहां सुना आपने ना वहीं पे पॉज करके रोक के और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को लिख लेना, क्योंकि मैं अगर सारी चीजें लिखने लग गई तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड इट्स अ वेरी लिमिटेड टाइम। शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको सारी चीजें बतानी है, तो फटाफट नोट डाउन कर लेना। क्या बताया मैंने? 12 वीक तक पेल्विक कैविटी में पेल्विक ऑर्गन, उसके बाद 12 वीक के बाद ये एब्डोमिनल ऑर्गन, और डिलीवरी होने के बाद 2 वीक्स के अंदर ये कैसा ऑर्गन हो जाता है? फिर से पेल्विक ऑर्गन, मतलब एब्डोमिनल कैविटी से फिर से कहां चला जाता है? पेल्विक कैविटी में, ठीक है। चलो, तो यूट्रस के बारे में सारी चीजें समझ में आ गई। चलो, तो रिप्रोडक्टिव चेंजेस में अब हम क्या देखेंगे? साइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। साइन के बारे में देखेंगे। इससे पहले मैं कुछ डायग्राम्स के बारे में आपको पहले बता देती हूँ। यूट्रस में अगर मैं लेयर्स की बात करूं तो मैंने यूट्रस के लेयर, आपको याद है यूट्रस में मैंने लेयर्स ऑफ द यूट्रस बताया था, और लेयर्स में कौन कौन से लेयर्स होते हैं यूट्रस के? तो मैंने बताया था जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है उसे एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम बोलते हैं। जो सबसे मिडल वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। और जो सबसे आउटर मोस्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरामेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? लेयर्स ऑफ द यूट्रस। अब प्रेगनेंसी में क्यों मैंने बताया? क्योंकि जो मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस होता है, जो मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस होता है, वो मायोमेट्रियम होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस मायोमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस है, ये सबसे मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस होता है। और प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी में ये मोर मस्कुलर हो जाता है। प्रेगनेंसी में
प्रेगनेंसी में और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, मस्कुलर हो जाएगा, मोर मस्कुलर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड द मिडल लेयर ऑफ द जो यूट्रस है वो भी 3 पार्ट में इस तरह से मसल्स अरेंज होते हैं। यहां पे आपको 3 टाइप का मसल्स दिख रहा होगा। जो मिडल लेयर होता है ना, मिडल लेयर में जो लेयर्स होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं। तो मैं इसको एक डायग्राम बना देती हूं। ये मान लो, ये मैंने क्या बनाया, ये मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस है कि जो कि आपको बहुत ज्यादा मस्कुलर दिख रहा है। यहां पे मसल्स फाइबर इस तरह से अरेंज है, ठीक है। यहां पे भी आपको मसल्स फाइबर दिख रहे हैं, यहां पे भी आपको मसल्स फाइबर दिख रहे हैं जो इस तरह से अरेंज है। लेकिन आपने देखा कि जो इसका मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस है वहां पे मसल्स इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में, इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज है। अब आपने देखा यहां पे मसल्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स फाइबर, सर्कुलर मसल्स फाइबर, लेकिन बीच वाला जो मसल्स फाइबर है, इसी मिडल लेयर के बीच में एक मसल्स की लेयर अरेंज्ड है जो कि क्रिस क्रॉस मैनर में, इस तरह से क्रॉस मैनर में अरेंज्ड है। और यहां से आपको पता है ब्लड वेसल्स भी जाते हैं, यहां से ब्लड वेसल्स भी जाते हैं, इस तरह से ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स होगा यहां से इस तरह से। अब क्या होगा ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके बीच में जो ये क्या है ब्लड वेसल्स है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या होगा, कम होगा। अगर ब्लीडिंग होता है तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से कम हो जाएगा। तो डिलीवरी के बाद भी अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस रहता है तो ब्लीडिंग कम होता है, पीपीएच का चांस कम होता है। लेकिन अगर यूट्रस कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्रस नहीं है, एटॉनिक यूट्रस है, यूट्रस का टोन खत्म हो जाए, मसल्स में टोन ना हो, तो क्या होगा, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होगा। तभी आप पीपीएच में बोलते हो अगर किसी फीमेल को 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीपीएच बोलते हैं। समझ में आया? तो अब पता चल गया। लेकिन ये जो इस तरह का मसल्स अरेंज्ड है प्रेगनेंसी में, इसे हम क्या बोलते हैं, लीविंग लाइगेचर। तो आई थॉट एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली क्लास देखी होगी, वहां मैंने लीविंग लाइगेचर के बारे में डिटेल बताया है। तो यहां पे मैं फिर से दोबारा वो सारी चीजें लिख नहीं रही हूं, समझा मैंने दिया है कि ये क्या होता है, लीविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। क्या बोलते हैं हम इसे, लीविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। तो पूछा जाएगा क्यों हमने लीविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस बोला है, इसका आंसर मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लास में बताया है, फिर से मैं अभी बता देती हूं। क्योंकि यहाँ के मसल्स फाइबर कैसे अरेंज होते हैं, क्रिस क्रॉस मैनर में, क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं। यहां से ब्लड वेसल्स जाता है और ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्शन जब होगा, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये जो मसल्स इस तरह से क्रिस क्रॉस मैनर में है, जो ब्लड वेसल्स होता है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग क्या होता है, कम होता है। चलो, तो इस डायग्राम का मतलब आपको समझ में आ गया। यहां पे मसल्स फाइबर्स को दिखाया हुआ है, मसल्स फाइबर्स को दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो मसल्स फाइबर्स हैं इस तरह से देखो, पहले तो एक लेयर में है, फिर बीच में है, लेकिन उसके बाद क्या है, मसल्स क्रिस क्रॉस फाइबर्स में अरेंज्ड है। तो यहां पे इस डायग्राम में रखने का मतलब था आपको मसल्स के बारे में बताना, ठीक है। अब यूट्रस में क्या होता है, सर्विक्स वाला पार्ट भी होता है। यूट्रस में जो लोअर पार्ट मैंने बताया था सर्विक्स, देखो साइंस में सारे आपको अलग से बताऊंगी, बट यहां मैं सर्विक्स के बारे में बता देती हूँ। सर्विक्स के बारे में सबसे पहला बोला जाए तो क्या होता है, सबसे अर्लीस्ट साइन होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। और सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स को हम क्या बोलते हैं डियर, गॉडल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉडल साइन बोलते हैं। सॉरी गॉडल साइन क्या हो गया, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स सबसे अर्लीस्ट साइन है, सबसे अर्लीस्ट साइन है गॉडल साइन, जो कि पूछा जाता है। मान लो 3-4 ही सबसे ज्यादा दिए जाते हैं, उसमें आपको गॉडल साइन सेलेक्ट करना है। वैसे तो वॉन फ्रेडब्रेंट साइन है, फंडस का सॉफ्टनिंग, वो सब है, लेकिन वो सब हमारे एग्जाम में इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है। सबसे ज्यादा 3-4 पूछा जाता है, जैकमेयर साइन, चैडविक साइन, ऑसिएंडर साइन, गॉडल साइन, हेगार साइन। समझ में आ रहा है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, पिस्कासिक साइन, पामर साइन, ये सारे। तो ये जो मैंने साइन बताया है, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स इज द अर्लीस्ट साइन इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कितने वीक्स पे देखने को मिलेगा हमें, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन। एक ट्रिक और बताती हूँ, गॉडल्स में 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ड्स हैं गॉडल में,
6 हैं तो आप याद रखना 6 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। और ये ट्रिक इसलिए आपको काम करेगा क्योंकि जब आप एग्जाम में वीक भूल जाते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ तो हम लेते हैं लेकिन चीजें हमें याद नहीं रहती है। क्या हम ऐसी टेक्निक से पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें कि चीजें हमें एकदम माइंड में फिट हो जाए। और वर्ड्स तो वहां लिखा हुआ आएगा ही, गॉडल साइन तो वहां लिखा हुआ होगा ही, समझ में आ रहा है। गॉडल वर्ड को देखो और काउंट करो। अरे मैडम ने तो एक ट्रिक बताया था, गॉडल आए तो गॉडल को देख के ही उसका वीक आंसर वहां आ जाएगा। तो कितने हो गए, 3 और 3 6, 6 वीक ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है और ये सबसे अर्लीस्ट साइन होता है। चलो ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं और सर्विक्स में क्या चेंजेस होगा। तो यहां इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, पहले प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस का साइज छोटा था, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे सर्विक्स की लेंथ बढ़ रही है। यहां आप एक चीज देख सकते हो, सर्विक्स की लेंथ को देख सकते हो। ये जो सर्विक्स है, ये सर्विक्स अभी 2.5 सेंटीमीटर का, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में आप बोलते हो ये कितने सेंटीमीटर का होता है, 2.5 सेंटीमीटर का। लेकिन जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स का लेंथ कितना हो जाता है, आप बोलोगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैसे ये भी प्रेगनेंसी है बट अर्लीस्ट है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान उसके सर्विक्स का लेंथ बढ़कर 4 to 5 सेंटीमीटर हो जाता है। समझ में आया कुछ, जो कि डायग्राम में भी हमें दिख रहा है। वैसे ये सर्विक्स है, वैसे ये सर्विक्स है, ये इस्थमस वाला पार्ट है। और इस्थमस सॉरी ये इस्थमस वाला पार्ट है, सर्विक्स नहीं है बट ये सर्विक्स है। सर्विक्स की लेंथ में भी 2.5 सेंटीमीटर से कितना हो जाता है, 4.5 सेंटीमीटर। और यहाँ जो इस्थमस दिखाया है, सॉरी ये इस्थमस है, इस्थमस का लेंथ भी बढ़ जाता है। वो मैंने बोला था इस्थमस 0.5 सेंटीमीटर होता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर इस्थमस बोला जाएगा तो 10 to 20 टाइम्स अपने टाइम जो साइज होता है उसमें इंक्रीज हो जाता है एंड हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यही इस्थमस और सर्विक्स मिलकर क्या बनाते हैं, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि याद रखना है आपको। समझ में आया, समझ में आया। तो दो चीज मैंने यहां से बताया, यहां से मैंने आपको दो चीज बताया, क्या कि एक तो सर्विक्स के बारे में पूछा जाए तो जो सर्वाइकल लेंथ होता है प्रेगनेंसी में, जो सर्वाइकल लेंथ होता है प्रेगनेंसी में वो इंक्रीज हो जाता है और कितना हो जाता है, बिकम 4 to 5 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इस्थमस के बारे में, इस्थमस के बारे में, ये मैंने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बताया था, डायग्राम यहां पे मैंने दिखा दिया है और वहां पे भी लिखा था, लिख लेना कि ये 0.5 सेंटीमीटर एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में होता है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में होता है। और प्रेगनेंसी में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में ये अप्रोक्सीमेटली 5 to 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। लेबर के टाइम पे पूरा 10 हो जाएगा और प्रेगनेंसी के टाइम पे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 10 to 20 टाइम्स जो मैंने बोला है ये अपने साइज में इंक्रीज कर जाता है। अगर 10 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो लेंथ ऑफ इस्थमस बिकम 5 सेंटीमीटर एंड एट द टाइम ऑफ लेबर मैंने क्या बोला, ये 20 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा तो लेंथ ऑफ द यूट्रस, लेंथ ऑफ द इस्थमस बिकम 10 सेंटीमीटर। समझ में आया, समझ में आया। एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसलिए बोला था रिवाइज करना, एकदम चीजें कैच कर लोगे। तो इस्थमस के बारे में कितने अच्छे से बताया था, पूरा डायग्राम बना के, डायग्राम क्या मैंने फ्लो चार्ट बना के वहां चीजें आपको लिखवाई हुई थी। तो वही इस्थमस के बारे में है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में 0.5 सेंटीमीटर, प्रेगनेंसी में 5 सेंटीमीटर, लेबर के टाइम पे 10। तो 10 to 20 टाइम्स इंक्रीज हो गया। लेंथ के बारे में पूछा जाएगा, सर्वाइकल लेंथ के बारे में, ये सर्वाइकल लेंथ के बारे में पूछा जाएगा तो सर्वाइकल लेंथ कितना करोगे, ये भी 4 to 5 सेंटीमीटर प्रेगनेंसी में हो जाता है। ठीक है, और एक चीज जो सर्विक्स में चेंज आता है वो क्या है, सर्विक्स का कलर आप देख रहे हो। ठीक है, सर्विक्स का कलर आप देख रहे हो। ठीक है, एक तो मैंने क्या लिखा था सबसे पहले नंबर पे, यहां पे देखो मैंने लिखा था सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स अगर सॉफ्ट होता है तो उसे हम गॉडल साइन बोलते हैं। और सेकंड साइन क्या होता है, सेकंड चेंजेस सर्विक्स के अंदर क्या होता है, सर्विक्स का कलर चेंज हो जाता है, सर्विक्स ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन का हो जाएगा। एंड दिस टाइप ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस साइन इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं हम, चैडविक साइन एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जैकमेयर साइन या ऑल्सो कॉल्ड एज डस्की ह्यूबे। समझ में आया, समझ में आया। तो देखो ये सर्विक्स सबको दिख रहा है, अरे किसका डायग्राम है, कैसे कलर का दिख रहा है, पर्पल कलर का या ब्लूइश कलर का, ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड एज चैडविक साइन। इस साइन को हम क्या बोलते हैं डियर, चैडविक साइन।
तो सर्विक्स के अंदर चेंजेस आपको दिखा, सर्विक्स में ही हम चेंजेस पढ़ रहे हैं। लास्ट वाले पॉइंट में मैंने यहां तक बता रखा है, सर्विक्स के अंदर इस्मस के बारे में भी बता दिया एक पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट पे लिख लेना चैडविक साइन ऑल्सो कॉल्ड एज जैकमेयर साइन, जैकमेयर साइन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, डस्की ह्यूबे। अब देखो वीक्स याद करने का अच्छा तरीका, चैडविक कितने वर्ड कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पे अगर हम देखें तो इस वर्ड में कितने लेटर हैं, 8। तो ये जो साइन है कितने वीक्स पे हमें देखने को मिलता है, 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। चलो भाई एक चीज बहुत अच्छे तरीके से हमें याद हो गया, डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये क्या है, ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स। और अगर इस सर्विक्स में हमें ये पता लगाना हो कि ये नल्ली पैरस फीमेल है या पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, प्राइमी है या क्या है, मतलब इससे पहले इसने बेबी बर्थ किया है या नहीं किया है, तो सर्विक्स के ओस से, सर्वाइकल ओस से हमें पता चल जाएगा ये सर्वाइकल ओस है। और इसका अपीयरेंस कैसा है, ये स्लिट अपीयरेंस का है, इसका मतलब इसके पहले बच्चे हैं। स्लिट अपीयरेंस, पिन पॉइंटेड सर्विक्स एक नल्ली पैरस फीमेल का होता है, और स्लिट अपीयरेंस का सर्विक्स एक मल्टी पैरस फीमेल का होता है। तो ये एक मल्टी पैरस फीमेल का सर्विक्स है जो कि स्लिट अपीयरेंस का है, और कलर चेंजेस से हमें ये पता चल रहा है कि ये कौन सा साइन दिखाया जा रहा है, जैकमेयर और चैडविक साइन हम इसे बोलते हैं। जिस में होता क्या है तो आप लिख लेना ब्लूइश और पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स, और वेजाइना का भी हो जाता है, उसे भी हम यही बोलते हैं। मान लो अब एग्जाम में कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट कर देते हैं कि ऑप्शन एक सेलेक्ट करना है, चैडविक भी है और जैकमेयर भी है, तो क्या सेलेक्ट करोगे, तो याद रखना अगर सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स का पूछा जाता है तो चैडविक साइन करो। अगर वहां पे ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना दे रहा है और आपके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि वहां पे जैकमेयर भी और चैडविक है, दोनों में से एक को सेलेक्ट करना पड़े, तो वहां जैकमेयर साइन सेलेक्ट करना। डिफरेंस समझ में आया? तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि पढ़ के सब जाते हैं, आता सबको उतना ही है, जितना आपने पढ़ा है उतना ही सबने पढ़ा है, बट क्या स्मार्ट वे से उसने वहां पे क्वेश्चन को अटेंड किया है, वो सिलेक्शन को डिसाइड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बंदा 200 या 500 या 800 रैंक पे आ रहा है उसकी नॉलेज आपसे कम है, नहीं, उसकी नॉलेज हो सकता है आपसे फर्स्ट रैंकर से भी अच्छी हो या सेकंड रैंकर से भी अच्छी हो, लेकिन उसके क्वेश्चंस को अटेंड करने का तरीका उसको नहीं आता। नॉलेज उसके पास इतना सारा है लेकिन उसे एक्यूरेसी नहीं पता, उसने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं की, उसने तरीका नहीं सीखा, वो टेक्निक उसके अंदर नहीं है। तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया। अब आपको कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है, अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है, अपने अंदर स्मार्टनेस लाना है। समझ में आ रहा है? इतना सारा नॉलेज कलेक्ट करने से अच्छा है जो नॉलेज आपको मिल रहा है उस पर काम करना है। समझ में आ रहा है? आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, अपने आप में निखार तभी आपके अंदर आएगा, आपको अच्छा रैंक तभी देखने को मिलेगा जब आप इस पे काम करते हो। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बताओ ये जो डायग्राम्स उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो सर्विक्स के अंदर एक और चेंजेस, इतने सारे डायग्राम्स के साथ सिर्फ एक सर्विक्स के अंदर मैं चेंजेस आपको बता रही हूं। देखो इसमें क्या दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये म्यूकस प्लग है, ये वेसल्स है सॉरी। और मैंने आपको बताया था स्क्वैमो कोलमनार जंक्शन, यहाँ पे सर्विक्स दो सेल से, दो एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, एक तो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल होता है, एक कोलमनार एपिथेलियल कोलमनार सेल्स होते हैं, बताया था ना। तो एक तो सीलिएटेड कोलमनार फैलोपियन ट्यूब में होता है, कोलमनार यूट्रस में भी होता है और सर्विक्स में भी होता है, और वेजाइना में और सर्विक्स में भी एक सेल होता है जिसे एपिथेलियल सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां पे और जहां पे ये दोनों मिलते हैं उसे हम स्क्वैमो कोलमनार जंक्शन बोलते हैं, और ये जंक्शन मोस्ट कॉमन साइट ऑफ सर्वाइकल कैंसर बताया हुआ है मैंने वैसे। चलो अब मैंने बोला प्रेगनेंसी में सर्विक्स में और क्या चेंज आता है, कितने पॉइंट हो गए थे सर्विक्स के,
4 पॉइंट हो गया था। 5th पॉइंट में देखेंगे और क्या चेंजेस होता है सर्विक्स के अंदर। तो सर्विक्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी म्यूकस प्लग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, सर्वाइकल ओस इज क्लोज्ड बाय, cervical os is closed by mucus plug, म्यूकस प्लग। ये म्यूकस प्लग आपको दिख रहा है, ये म्यूकस प्लग है। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसका जो सर्विक्स का ओस होता है वो म्यूकस प्लग से क्लोज हो जाता है। और सर्विक्स में आपने देखा होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायलिटेशन भी नहीं होता, बट एट द टाइम ऑफ लेबर क्या होता है, सर्वाइकल डायलेशन होता है। और सर्विक्स डायलेट होने के बाद ये क्या होता है, लेबर का साइन आप बोलते हो ना, ट्रू लेबर का साइन क्या है कि सर्विक्स का डायलेशन स्टार्ट हो जाएगा और वहां शो प्रेजेंट होगा। व्हाट इज शो, ये जो शो मैं बता रही हूं, ये शो क्या है, ये शो प्रेजेंट होता है। इसका मीनिंग होता है द म्यूकस एसोसिएटेड विद ब्लड। यहीं से ये जो म्यूकस प्लग है वो ब्लड के साथ एसोसिएटेड होकर वेजाइना से बाहर निकलता है। और उसी म्यूकस प्लग को, यही वो म्यूकस प्लग होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्विक्स के ओस को क्लोज करके रखता है, सर्विक्स के ओस को बंद रखता है। वही जब लेबर का टाइम आएगा, सर्विक्स डायलेट होगा, तो ये यहाँ पे शो प्रेजेंट होगा, ये लेबर का साइन होगा, ट्रू लेबर का साइन होगा। और इस शो का मतलब होता है द म्यूकस एसोसिएटेड विद ब्लड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब ये साइन देखो, ये साइन डियर कौन सा है, हेगार्ड साइन, हेगार्ड साइन। तो जो पहला साइन आपको मैंने बताया था अर्लीस्ट वाला गॉडल साइन है, मतलब सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो रही है। तो सेकंड ये साइन, ये एम्स का दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है, सॉरी एम्स दिल्ली 2019 और 20 में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था। सेम यही डायग्राम वहां पे दिया हुआ था एम्स दिल्ली का। आइडेंटिफाई दिस डायग्राम। तो यहां पे दिख रहा है कि एक एग्जामिनर ने क्या किया है, वेजाइना से एक हैंड इंसर्ट किया है और दूसरा ऊपर से यूट्रस को इस तरह से कंप्रेस कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब वेजाइना से फिंगर डालते हैं और ऊपर से यूट्रस को कंप्रेस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा हैंड यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा है। मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे आपने फिंगर यहाँ से अंदर से इंसर्ट किया वेजाइना से ऐसे, ठीक है, और ऊपर की तरफ से यूट्रस को इसे कंप्रेस कर रहे हो। तो क्योंकि इसका लोअर यूट्राइन सेगमेंट एम्प्टी होता है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन आपने बोला था कहां पे इंप्लांट होगा, अपर यूट्राइन सेगमेंट में। तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट तब तक खाली होता है और जब हम इस तरह से फील करते हैं तो हमें हम अपना जो फिंगर है वो इस तरह से फील होता है। ये देखो, ये दिखाया है कि हमें खुद से ऐसा फील होगा कि दोनों पास पास में आ गए, ऐसा फील हो रहा है। इसका मतलब वो एम्प्टी है। और ये जो साइन होता है उसे हम बोलते हैं हेगार्ड साइन, मींस सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। समझ में आया। हेगार्ड साइन भी 6 to 10 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है। बोलोगे मैम ट्रिक कहां गया आपका, 1 2 3 4 5 6 आया ना हेगार्ड्स। हेगार्ड्स में भी कितने लेटर्स हैं, 6। तो आप इसे क्या याद रखोगे, 6 to 10 वीक ऑफ जेस्टेशन। और हेगार्ड साइन का मीनिंग मैंने क्या बताया, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, softening of the lower uterine segment and is called as Hegardt sign. very very important। ये एम्स भोपाल 2018 में भी आया था, एम्स दिल्ली 2019 में भी ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन को नहीं तो 3-4 बार एम्स ने खुद ने पूछ लिया है, तो समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ यही एक डायग्राम है जो कि आपके साइंस में से पूछा जा सकता है। बहुत सारे मैंने आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस में डायग्राम्स बताया है जहां से एग्जामिनर डायग्राम देके आपको पूछ सकता है। समझ में आ रहा है। तो सारे डायग्राम्स अपने माइंड में रखना है। अब एक ये डायग्राम आपको दिख रहा है, आइडेंटिफाई करो कि प्रेगनेंसी में अभी सिर्फ यूट्रस ही बता रही हूं, यूट्रस ही खत्म होने को नहीं दे रहा यार, इतनी देर से यूट्रस के अंदर ही चेंजेस पड़ रहे हैं। इस यूट्रस में क्या हो रहा है,
इस यूट्रस में एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस हो रहा है। जिस साइड से प्रोडक्ट अटैच होता है, जिस साइड से प्रोडक्ट अटैच होता है उस साइड से यूट्रस का क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट हो जाता है। एंड दिस साइन इज कॉल्ड एज, इम्प्लांटेशन में पढ़ाया था, पिस्कासिक साइन। क्या बोलते हैं हम इसे, पिस्कासिक साइन। और जितने भी साइंस हैं ऑलमोस्ट वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। और यहां पे फिर से हम अपना ट्रिक यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। पिस्कासिक साइन भी हमें 8 to 12 वीक्स कर लो, 8 to 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में हमें ये साइन देखने को मिलेगा, पिस्कासिक साइन। इम्प्लांटेशन में बताया था कि अगर यूट्रस का इस कैसा इंप्लांटेशन होता है, इसेंट्रिक, सेंटर से हटके एक साइड में इंप्लांटेशन होता है, तो हमें जो साइन दिखता है उसे हम पिस्कासिक साइन बोलते हैं। और इसका मतलब होता है एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट, एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, asymmetrical enlargement of the uterus and is called as पिस्कासिक साइन, पिस्कासिक साइन। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस मैंने आपको बताए, क्या क्या चेंजेस होता है। और ये जो साइंस मैंने जितने भी पढ़ाए हैं आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं यहाँ पे एनलिस्ट कर देती हूँ और एक बार मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। वैसे मैंने डायग्राम के साथ तो बहुत सारे साइन आपको दिखा दिए, लेकिन कुछ ऐसे भी साइंस है जिसका डायग्राम अवेलेबल नहीं है बट हमें याद रखना है। चलो, तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, गॉडल साइन, ठीक है, गॉडल साइन। सेकेंड वन इज जैकमेयर साइन, जैकमेयर साइन, या फिर इसी को हमने क्या बोला था डियर, चैडविक साइन। बट दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, जैकमेयर साइन। ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द सर्विक्स होगा, उसे हम बोलेंगे चैडविक साइन। या फिर जैकमेयर साइन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डस्की ह्यूवे, डस्की ह्यूवे, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, डस्की ह्यूवे। फोर्थ नंबर पे ऑसिएंडर साइन, ऑसिएंडर साइन। पांचवें नंबर पे आपने क्या पढ़ लिया है, हेगार्ड साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेगार्ड साइन। सिक्स्थ नंबर पे पामर साइन, सेवेंथ नंबर पे पिस्कासिक साइन, पिस्कासिक साइन। एट्थ नंबर पे वॉन फ्रेंडवेल्ड साइन। 9 नंबर पे लेडिन साइन। और 10 नंबर पे, अरे बर्गर खाने कहाँ जाते हो, मैकडोनल्ड साइन। कहाँ पे, मैकडी, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, मैकडोनल्ड साइन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाउ मेनी साइंस, कितने बताए, 10, पूरे पूरे 10 साइन मैंने बताए हैं जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस के अंदर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर फिंगर टिप्स पे याद रखना है। लास्ट के जो बताए हैं नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर्स एग्जाम, हमारे एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर कहीं ऑप्शन में दिखे तो याद रखना कि ये भी साइन होता है, इसलिए एग्जामिनर ने लिखा है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्लाइड में मैंने जितने लिखे हैं सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये जो मैंने लिखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना। ये क्या है, गॉडल साइन का मतलब मैंने बताया था क्या होता है डियर, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में कितना सॉफ्ट होता है, नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में टिप ऑफ द नोज, और जब प्रेगनेंसी में इसे हम कंपेयर करें तो सॉफ्ट एज अ लिप ऑफ द माउथ, लिप ऑफ द माउथ जितना सॉफ्ट होगा एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में टिप ऑफ द नोज जितना सॉफ्ट होगा। क्लियर है। डस्की ह्यूबे जैकमेयर साइन को बोलते हैं ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन, ब्लूइश एंड पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया क्या होता है, वैसे दोनों सेम है, वैसे जैकमेयर साइन एंड चैडविक साइन सेम है, डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही है,
समझ में आया? ऑसिएंडर साइन का मतलब होता है व्हेन वी इंसर्ट द फिंगर थ्रू द लेटरल फॉर्निक्स वी फील पल्सेशन इनटू द लेटरल फॉर्निक्स। जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने फिंगर को इंसर्ट करते हैं फॉर्निक्स वाले रीजन में वेजाइना के थ्रू, तो हमें वहां पे पल्सेशन फील होता है। तो पल्सेशन इनटू द लेटरल फॉर्निक्स, पल्सेशन इनटू द lateral fornix. When we insert the finger through the lateral fornix, we feel pulsation into the vagina. We feel pulsation into the वेजाइना। ऐसा नहीं आप बोलो कि मैम आपने तो लेटरल फॉर्निक्स बोला था, यहाँ तो वेजाइना का पल्सेशन था। तो वही जब हम लेटरल फॉर्निक्स के थ्रू इंसर्ट करते हैं, लेटरल फॉर्निक्स है क्या, सर्विक्स और वेजाइना के बीच में जो स्पेस होता है उसे ही हम फॉर्निक्स बोलते हैं। 4 फॉर्निक्स होते हैं, राइट, लेफ्ट, लेटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉर्निक्स। इस तरह से 4 फॉर्निक्स होते हैं। हेगार साइन मैंने बता दिया था, सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड इज कॉल्ड एज हेगार साइन। पामर साइन का मतलब होता है अर्लीस्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वो जो वो कॉन्ट्रैक्शन कैसा होता है, पेनलेस, ठीक है, इरेगुलर, इरिथमिक एंड पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इन द अर्लीस्ट वीक ऑफ द प्रेगनेंसी एंड दिस साइन इज कॉल्ड एज पामर साइन। तो यहां पे लिख लेना इरेगुलर, इरिथमिक and painless uterine contraction, painless uterine contraction, और this sign is called as Palmer sign, ठीक है। और पिस्कासिक साइन मैंने बता दिया था, asymmetrical enlargement of uterus, asymmetrical enlargement of uterus and is called as पिस्कासिक साइन। वॉन फ्रेंडवेल्ड साइन क्या होता है डियर, वॉन फ्रेंडवेल्ड साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस, सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस इज कॉल्ड एज वॉन फ्रेंडवेल्ड साइन। लेडन साइन का मतलब क्या होता है, ये आपका देखो 4 to 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में मेनली ये होता है, ये आपका 6 to 7 वीक ऑफ जेस्टेशन में होता है, ये आपका 7 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन में होता है। इस तरह से वीक्स तो बहुत ही सिंपल है, जो ट्रिक मैंने बताया बस वो ट्रिक यूज करो और अपने वीक्स को याद करो, 10 के 10 आपको पूरे याद रहेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भी जहां पे भी चेक करना है आप कर सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं है जहां पे ये रूल आपका अप्लाई नहीं होगा, सब पे होगा, सब पे करके याद रख सकते हो। थोड़ा सा वेरिएशन जो मैंने लिखा है, जैसे किसी का 6 to 7 लिखा है, किसी का 8 to 10 लिखा है, किसी का 6 to 10 लिखा है, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको, थोड़ा तो याद करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी रहे बिल्कुल ही एकदम ही छोड़ देंगे, नहीं, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। सॉफ्टनिंग ऑफ द फंडस, वॉन फ्रेंडवेल्ड साइन। लेडिन साइन का मतलब क्या होता है, लेडिन साइन का मतलब होता है व्हेन द यूट्रस बिकम सॉफ्ट फ्रॉम द एंटीरियर मिडलाइन। जो यूट्रस होता है एंटीरियर मिडलाइन से उसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो लेडिन साइन। और यूट्रस बिकम फ्लेक्सिबल फ्रॉम द यूट्रो सर्वाइकल जंक्शन एंड इज कॉल्ड एज मैकडोनल्ड साइन। तो लेडिन साइन समझ में आ गया, यूट्रस बिकम सॉफ्ट फ्रॉम द एंटीरियर मिडलाइन, फ्रॉम द एंटीरियर midline at uterocervical junction, uterocervical junction। और मैकडोनल्ड साइन का मतलब होता है यूट्रस बिकम फ्लेक्सिबल at uterocervical junction। समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका मैकडोनल्ड साइन। तो पूरे 10 के 10 साइन मैंने बता दिया, पूरे यूट्रस के चेंज, पूरा आपको रिप्रोडक्टिव चेंजेस में सर्विक्स, इस्थमास, यूट्रस, सब में क्या चेंजेस होता है, क्या साइन होता है, सब मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रेस्ट चेंजेस देखते हैं। ब्रेस्ट में क्या चेंजेस होता है, एक्सेसरी ऑर्गन आपने पढ़ा था ना, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन एंड एक्सेसरी ऑर्गन, जो कि क्या है, ब्रेस्ट है। और ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होगा, उससे पहले ब्रेस्ट का डायग्राम आपको याद होना चाहिए, और ये है नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहां पे डायग्राम में देखो क्या है, जो पहले नंबर पे यहां पे है ये चेस्ट वॉल है, ये क्या है, चेस्ट वॉल है। उसके बाद यहाँ पे मसल्स होती हैं, और जो मसल्स प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं पेक्टोरालिस मसल्स।
पेक्टोरालिस मसल्स, और मसल्स जो है वो भी आपको देखना है तो देख सकते हो, ये हमारा पेक्टोरालिस मेजर मसल्स होता है। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ये पेक्टोरालिस मेजर मसल्स है, जो कि स्टर्नम वाले पार्ट से अटैच होकर इस तरह से हमारे आर्म्स वाले पार्ट में जाता है। समझ में आया? ये हमारा क्लेविकल बोन होता है, यहां से मसल्स आता है, और ये जो मसल्स अटैच होता है उसे हम बोलते हैं डेल्टॉइड मसल्स। कौन सा मसल्स होता है डियर? डेल्टॉइड मसल्स होता है। चलो मसल्स वाला मसल्स में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ब्रेस्ट पे आते हैं। और यहाँ पे क्या है डियर? पेक्टोरालिस मसल्स। और तीसरे नंबर पे आप देखो तो आपको लोब्यूल्स दिखेंगे। तीसरे नंबर पे आप देखो तो आपको क्या दिखेंगे डियर? लोब्यूल्स दिखेंगे। कलर दूसरा ले लेते हैं सॉरी। और चौथे नंबर पे देखो तो आपको क्या दिखेगा? निप्पल दिखेगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे देखो तो फिफ्थ नंबर पे, वैसे मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, ठीक है, ये एरियोला वाला पार्ट होता है। ये जो साइड में दिख रहा है ये क्या है? एरियोला वाला पार्ट है। ये निप्पल वाला पार्ट है, जो इरेक्टेड वाला पार्ट होता है निप्पल वाला पार्ट है। बाकी सिक्स नंबर पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये डक्ट्स है, इसे हम क्या बोलते हैं? मिल्क डक्ट बोलते हैं। ये क्या है? डक्ट है। और डक्ट के बारे में एक चीज याद रखना, विच हार्मोन, प्रेगनेंसी में इस डक्ट का क्या होता है? ये डक्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू विच हार्मोन? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। और एक सेलेक्ट करना पड़े तो एस्ट्रोजन को प्रायोरिटी में सेलेक्ट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये फैट टिश्यू है। ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है, जितने भी ये येलो वाले पार्ट दिख रहे हैं ये सब फैट टिश्यू है। क्या है डियर? फैट टिश्यू। और 8 नंबर पे जो आपको दिख रहा है ये स्किन है। बाहर से तो स्किन ही है ना, इसे स्किन से कवर होता है पूरा, तो ये स्किन वाला पार्ट है। समझ में आ गया? समझ में आया? तो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो याद रखना। ये नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट है। ठीक है, नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ द ब्रेस्ट है। ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होता है वो आपको याद रखना है। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इतना ज्यादा क्लियर नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, ग्लैंड्स होता है, ये एरियोला वाला पार्ट होता है और ये डक्ट वाला पार्ट होता है। तो ये एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का ब्रेस्ट है। यही फीमेल जब प्रेग्नेंट हुई तो उसका ब्रेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो चेंजेस आपको क्या दिख रहा है? जो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज होते हैं, जो डक्ट्स होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? डक्ट्स इंक्रीज हो जाएगा, ग्लैंडुलर टिश्यू एरियोला इंक्रीज हो जाएगा, लोब्यूल्स इंक्रीज हो जाएंगे। जैसे इस डायग्राम में मैंने क्या बोला था, दो चीजें प्रेगनेंसी के अंदर, ये जो लोब्यूल्स वाला पार्ट है वो आपको दिख रहा है, ये लोब्यूल्स वाला पार्ट इंक्रीज हो जाता है। और लोब्यूल्स वाला पार्ट जब प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों की वजह से इंक्रीज होता है। प्रायोरिटी आपको देना हो तो आप यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन को दोगे। बट अगर आपको डक्ट के बारे में पूछा जाता है तो आप बोलोगे ये भी प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाएगा। और जो डक्ट होता है उसका काम क्या होता है? इस लोब्यूल से मिल्क को कैरी करके निप्पल तक ले जाने का काम करता है। समझ में आया? तो डक्ट्स भी इंक्रीज हो जाएगा। हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन बोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल, बट यहाँ पे प्रायोरिटी हम एस्ट्रोजन को देंगे। बट प्रायोरिटी हम किसको देंगे डियर? एस्ट्रोजन को देंगे। और लोब्यूल्स में भी इंक्रीज होता है और इसमें हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों ही काम करता है, बट प्रायोरिटी हम यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन को देंगे। तो अब देखो ये चीजें इसलिए बता दूं कि हमेशा ऑप्शन में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन करके लिखा होता है। सॉरी 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 यार, पॉल्यूशन ने ना एकदम हालत खराब कर रखी है। आप बोलोगे मैम बहुत डिस्टर्ब करते हो आप क्लास में, खांसी कर करके हम तो बस सुन रहे होते एकदम ध्यान से, बीच में आप एकदम से, क्योंकि जब बाहर निकलती हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि आंखें भी जल रही हैं, गला भी एकदम खराब हो रहा है, और ये सबके साथ ही हो रहा है यहाँ पे दिल्ली में। आज तो फिर भी थोड़ा कम था बट वो एकदम, चलो ठीक है, समझ में आ गया आपको ब्रेस्ट के अंदर क्या चेंजेस हुआ। तो ये ब्रेस्ट मैंने दिखा भी दिया कि जो लोब्यूल्स होता है और डक्ट्स होता है ये मिली क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। फैट टिश्यू इंक्रीज हो जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। चलो, और ये एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो मैंने डायग्राम यहां डाला है एम्स दिल्ली का आया हुआ क्वेश्चन है डियर। ये एम्स दिल्ली ने अपने एग्जाम में नॉर्सेट, एम्स दिल्ली का नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम में पूछा था, क्योंकि पहले नॉर्सेट नहीं होता था 2019-20, उसके बाद नॉर्सेट स्टार्ट हो गया, तो उससे पहले ये डायग्राम आया हुआ है। इसको देखेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेस है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल एनाटॉमी सारी चीजें समझ में आ गई। चलो, तो ब्रेस्ट में प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस हुआ वो लिखो, बाकी की चीजें मैंने आपको बता दी है। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट के अंदर क्या चेंजेस होता है, तो ये ब्रेस्ट का डायग्राम है, ये निप्पल है,
यहाँ पे ये एरियोला वाला पार्ट होता है, प्राइमरी एरियोला। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, यहाँ पे एक एरियोला के साइड में एक और चारों तरफ से डार्कनिंग वाला स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसे हम सेकेंडरी एरियोला बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एरियोला तब क्या हो गया, और भी ज्यादा डार्क हो गया। प्राइमरी एरियोला क्या हो जाता है, ज्यादा डार्क हो जाता है, ये डार्क हो जाएगा पूरा। ठीक है, डार्कनिंग हो जाएगी इसकी। और यहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड। एक ब्रेस्ट में 5 से 15 सेबेसियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और प्रेगनेंसी में इस सेबेसियस ग्लैंड की क्या हो जाती है, हाइपरट्रॉफी, और उसे हम क्या बोलते हैं, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। क्या बोलते हैं डियर, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। ब्रेस्ट में मैंने बताया था क्या होता है, लोब्यूल्स वाला पार्ट होता है, और लोब्यूल्स वाले पार्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। वहां से ये जो डक्ट होता है, ये डक्ट कैरी करके निप्पल तक मिल्क को लेके आने का काम करता है। यहां से ये डक्ट क्या करेगा, मिल्क को कैरी करके निप्पल तक लाने का काम करेगा। लोब्यूल्स होते हैं तो लोब्यूल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, डक्ट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। समझ में आया? तो पहला मैंने पॉइंट क्या बताया, यहां पे लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, लोब्यूल्स increases during pregnancy, and which hormone is responsible, प्रोजेस्ट्रॉन इज द प्रायोरिटी। वैसे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन बोथ ऑप्शन है, तो सेलेक्ट करो। लेकिन हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम प्रोजेस्ट्रॉन को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। दूसरा वो बताया मैंने कि यहाँ पे मिल्क डक्ट होते हैं, वो भी प्रेगनेंसी में इंक्रीज हो जाते हैं, और यहाँ पे जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो ईस्ट्रोजन होता है। वैसे ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन बोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोजेनेसिस, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तीसरा मैंने बोला है क्या होगा यहां पे डियर, ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है, ये पिंक कलर से दिख रहा है, ये क्या है डियर, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। और यही एम्स दिल्ली ने पूछा था, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स जो कि 12 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे देखने को मिलता है। और इसके अंदर क्या होता है, हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। क्या होता है डियर, यहां पे हाइपरट्रॉफी ऑफ सेबेशियस ग्लैंड। इस सेबेशियस ग्लैंड की हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, जिसे हम मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स बोलते हैं। 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे हमें देखने को मिलता है। और हमने देखा कि यहां जो प्राइमरी एरियोला था, इसकी क्या हो जाती है, डार्कनिंग हो जाती है, डार्कनिंग ऑफ प्राइमरी एरियोला। और क्या होता है, 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, फिफ्थ पॉइंट में लिखोगे, सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंडरी एरियोला फॉर्म्ड एट सेकेंड ट्राइमेस्टर, और आप बोलोगे 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। तो देखो कितने सारे चेंजेस मैंने आपको ब्रेस्ट के अंदर बताया। ये जो है सेकेंडरी एरियोला, ये वाला पार्ट है, ये बताया था ना, ये जो पूरा येलो कलर का मैंने यहाँ डार्क कर दिया। तो प्राइमरी एरियोला के बगल में ये जो येलो कलर का एरिया दिख रहा है, इसे हमने क्या बोला, सेकेंडरी एरियोला बोला। ठीक है, तो मुझे लगता है डायग्राम में आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम इस निप्पल को स्क्वीज करें तो यहाँ पे मिल्क का सिक्रीशन भी होता है। 12 वीक ऑफ जेस्टेशन पे कैसा मिल्क सिक्रेट होता है, स्टिकी मिल्क का सिक्रीशन होता है। और 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पे जब हम स्क्वीज करेंगे तो यहाँ थिक मिल्क का सिक्रीशन होता है। फिर डिलीवरी के बाद भी आपने देखा होगा सबसे येलोएस्ट और थिक मिल्क सिक्रेट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं डियर, कोलेस्ट्रॉम। उसके बारे में हम लैक्टेशन में पढ़ेंगे, यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगी। तो बाकी इस डायग्राम पे आ जाते हैं। ये तो यहां पे भी आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से, ये जो साइन है, ये एम्स दिल्ली ने जब क्वेश्चन दिया था तो यहाँ पे एरो मार्क करके दिया था कि बताओ ये साइन प्रेगनेंसी में किसको इंडिकेट करता है, और हमारा आंसर था मोंटगोमेरी साइन या मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स। और होता क्या है एक्चुअल में, ये हाइपरट्रॉफी ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड। ये जो 5 to 15 सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, प्रेगनेंसी में इसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और में प्रेग्नेंट फीमेल में ये विजिबल होता है। जबकि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में भी होता है सेबेशियस ग्लैंड, बट उसकी हाइपरट्रॉफी नहीं होती है, इसलिए हमें वो विजिबल नहीं होता है। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में हमें विजिबल नहीं होगा, प्रेगनेंसी में इसकी हाइपरट्रॉफी होने की वजह से हमें विजिबल होगा, और उसका नाम हम देंगे मोंटगोमेरी साइन। समझ में आ गया? और ये जो प्राइमरी एरियोला है, ये आपको दिख रहा है कितना डार्क हो गया है,
डार्कनिंग हो गई है किसकी, क्या था ये, प्राइमरी एरियोला। और इस डायग्राम में हमें देखें तो प्राइमरी एरियोला के बगल में एक येलो कलर का ये वाला पार्ट हमें दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं डियर, सेकेंडरी एरियोला। और इसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन नहीं होता है, जबकि प्रेगनेंसी में सेकेंडरी एरियोला का फॉर्मेशन हो जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे। और यहां से मिल्क का सिक्रीशन भी होता है, और मिल्क का सिक्रीशन 12 वीक्स पे जो होता है वो कैसा होता है, मिल्क सिक्रीशन। मिल्क सिक्रीशन अपने आप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन फीमेल की बॉडी में जो है वो बहुत ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से उसने प्रोलैक्टिन को सप्रेस कर रखा है, जिसकी वजह से आगे मिल्क का सिंथेसिस सिक्रीशन नहीं होता है। लेकिन फिर भी प्रोलैक्टिन जो है फीमेल की बॉडी में ज्यादा होता है, और जब हम यहाँ पे इसको स्क्वीज करें तो यहाँ मिल्क का सिक्रीशन होगा 12 वीक्स पे जो होगा वो स्टिकी मिल्क होगा, स्टिकी मिल्क का सिक्रीशन होगा। और 16 वीक ऑफ जेस्टेशन पे अगर हम स्क्वीज करें तो यहां पे जो मिल्क सिक्रीट होगा वो थिक मिल्क का सिक्रीशन होगा। कैसा होगा डियर, थिक मिल्क का सिक्रीशन होगा। बोलो समझ में आया ब्रेस्ट के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमारा दो टॉपिक, आयरन एंड फॉलिक एसिड। आयरन एंड फॉलिक एसिड रिक्वायरमेंट, तो इसके बारे में फटाफट इंपॉर्टेंट बात सुनते जाना। क्या है आयरन एंड फॉलिक एसिड? तो आयरन जो है फीमेल की बॉडी में कहां पे, फीमेल या किसी की भी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन कहां होगा, कितना परसेंटेज ऑफ आयरन एब्जॉर्ब होगा, किस फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, किस फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होता है, किस फॉर्म में आयरन स्टोर होता है, और किस फॉर्म में आयरन ट्रांसफर होता है। एक ही चार्ट में अगर मैम बता दोगे ना तो मजा ही आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आयरन के हो जाएंगे। तो आप बोलोगे ड्यूडेनम, ड्यूडेनम और जेजुनम वाले पार्ट में ये एब्जॉर्ब होता है। 10% आयरन, जितना डाइट में लेते हो उसका 10% आयरन एब्जॉर्ब होता है। फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फेरस के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, फेरिटीन के फॉर्म में स्टोर होता है, और ये ट्रांसफर ट्रांसफेरिन के फॉर्म में होता है। एक लाइन एक सांस में आपको आयरन के बारे में सारी चीजें मैंने बता दी। और अगर मैं प्रेगनेंसी में बात करूं, तो जितने भी आयरन होते हैं, आयरन मेटाबॉलिज्म, आयरन के पार्ट होते हैं, वो सारे इंक्रीज होते हैं एक्सेप्ट टू सारे डिक्रीज होते हैं एक्सेप्ट टू टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो ट्रांसफेरिन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बाकी सब डिक्रीज होते हैं। ठीक है, बाकी आपको फेरिटीन पूछा जाएगा, फेरस पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा वो आप बोलोगे डिक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जितने भी फॉर्म्स ऑफ आयरन होते हैं प्रेगनेंसी में वो डिक्रीज हो जाते हैं, एक्सेप्ट 2 डिक्रीज नहीं होते हैं, डिक्रीज नहीं होंगे, इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आयरन का अगर पूछा जाएगा, आयरन का क्या इंक्रीज होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो आप बोलोगे टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी एंड ट्रांसफेरिन, सीरम ट्रांसफेरिन, ये दोनों। फिर प्रेगनेंसी में पूछा जाता है कितना आयरन पूरी प्रेगनेंसी में रिक्वायर्ड होता है। पूरी प्रेगनेंसी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वो 1000 mg होती है, और इस 1000 में से फीटस कितना यूज करता है, फीटस को कितनी रिक्वायरमेंट है, 300 mg की रिक्वायरमेंट है। समझ में आ गया? आगे अगर मैं बताऊं इसमें तो बताओ पूरी होल प्रेगनेंसी में आयरन रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो आप बोलोगे खुद पता लगा लो, होल प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो बोला मैंने होल प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट है 1000 mg, और 280 दिन में, तो पर डे एक फीमेल को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 4 to 6 mg पर डे आ जाएगा। तो एक होल प्रेगनेंसी में इतना 1000 mg चाहिए, लेकिन पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन कितना है, पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन 4 to 6 mg पर डे। लेकिन आपने बोला 4 to 6 mg है तो इतना ही हम नहीं दे सकते, क्योंकि सिर्फ 10% ही एब्जॉर्ब होता है। तो डाइट में अगर पूछा जाए कि बताओ रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ आयरन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना होता है, कितना देना चाहिए, तो आप बोलोगे 40 to 60 mg
पर डे। लेकिन आपने ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट जो होता है ट्राइमेस्टर वाइज डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में और थर्ड ट्राइमेस्टर में रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। फर्स्ट में इतना ज्यादा नहीं होता। अगर मैं ट्राइमेस्टर वाइज पूछूं कि बताओ ट्राइमेस्टर वाइज बताओ रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, तो आप बोलोगे 1 to 2 mg पर डे रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो 4 to 6 mg पर डे रिक्वायरमेंट होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूं तो 6 to 7 mg पर डे रिक्वायरमेंट होता है। तो रिक्वायरमेंट आपको आयरन का पता चल गया, कैसे कैसे होता है, बॉडी में कब होता है ये मैंने आपको बता दिया। 1000 mg पूरी प्रेगनेंसी में चाहिए, जिसमें से 300 फीटस ले लेता है। और डाइट में पूछा जाए रिकमेंडेड डेली अलाउंस पर डे कितना, तो 40 to 60 mg, और बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है वो 4 to 6 mg, और उसी को फिलफिल करने के लिए डाइट में हम 40 to 60 ले रहे हैं। लेकिन इतना तो पॉसिबल है नहीं कि पूरा भर भर के फीमेल पूरा प्रॉपर खाती है, इतना तो प्रेगनेंसी में नहीं खा पाते, इसलिए हमें सप्लीमेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए हमें क्या होती है, सप्लीमेंटेशन देने की जरूरत पड़ती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या रन किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन दिस एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन दिस एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, और ये क्वेश्चन है नॉट सेट 2021 का। नॉट सेट 2021 का यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई दिस आयरन एंड फॉलिक एसिड। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट क्या करती है, आयरन और फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन देती है फीमेल को, क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है वो हमने देख लिया, फॉलिक एसिड, आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ये बीएचयू के एग्जाम में भी आया, नॉर्सेट के एग्जाम में भी आया, एम्स दिल्ली ने दोबारा भी इस क्वेश्चन को दिया है। तो ये जो एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा, फेरस सल्फेट, ये जो आयरन है ये कितना देते हो, 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन, और फॉलिक एसिड 500 माइक्रोग्राम ऑफ फॉलिक एसिड सप्लाई किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट इन द एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट एक फीमेल को कितनी होती है, कितना सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, तो आप बोलोगे 400 माइक्रोग्राम। बट इन अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना सप्लाई करती है, 500 माइक्रोग्राम। समझ में आया, समझ में आया दोनों में डिफरेंस। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। आयरन कितना, यही क्वेश्चन था, आयरन कितना, 60 mg ऑफ एलिमेंटल आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट, और फॉलिक एसिड कितना, 500 माइक्रोग्राम। ये एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंदर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक पॉइंट नॉर्सेट में आया था, यही क्वेश्चन पूछा था, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब नॉर्सेट का एक क्वेश्चन, नॉर्सेट का एक क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूं इसी से रिलेटेड कि अगर आपसे पूछा जाता है बेस्ट टाइम टू गिव दिस आयरन एंड फॉलिक एसिड टू द फीमेल, या फिर पूछा जाता है कि जेनेटिक काउंसलिंग में एक फीमेल आई है और उसको क्या करना है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कौन सा, क्या हमें फीमेल को सप्लाई करना चाहिए बिफोर कंसीविंग। तो टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन टू द फीमेल, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट before conceiving we have to give start folic acid सप्लीमेंटेशन, और यहां पे भी पूछा जाएगा कितना, वही 400 माइक्रोग्राम। ठीक है, स्टार्ट फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बिफोर कंसीविंग टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ये पूछ लिया जाता है एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी, कम से कम एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर प्रेगनेंसी। समझ में आया, एक्चुअल हमारा 3 मंथ्स बिफोर, लेकिन देखो इंडिया में क्या होता है, इतनी जल्दी प्लान कोई करता ही नहीं है, बहुत ही कम फीमेल, कुछ लोग ही होंगे जो पहले ही जाएंगे नहीं हमें बेबी करना है, नहीं तो सब क्या होता है प्रेग्नेंट होके सीधा पहुंचते, अरे अरे गुड न्यूज है, चलो कांग्रेचुलेशन। समझ में आया, लेकिन
प्लान जो होता है वो बहुत कम लोग प्लान करके करते हैं, इसीलिए कम से कम 1 महीने पहले होना चाहिए। और अगर उसके बच्चे में बार बार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की प्रॉब्लम, बच्चे में हिस्ट्री हुई है कि उसके फीटस में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की, तो उस फीमेल को कंसीव करने से पहले ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देना चाहिए टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन द फीटस। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए कितना देना चाहिए? 400 माइक्रोग्राम। कितने महीने पहले? 1 महीने पहले कम से कम स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट यहां से एम्स दिल्ली ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहां से भी नॉर्सेट का क्वेश्चन आया हुआ है, इसको भी आप याद रखोगे। समझ में आया? समझ में आया क्या? तो देखो बाकी इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज हमारी क्लास को यहीं पे एंड करना होगा। बाकी की जो चीजें हैं मैं एमसीक्यूज के सेशन में भी आपको डिटेल बताऊंगी, पूरे कैलकुलेशन के साथ में बताऊंगी जब हमारा स्टार्ट होगा। बट जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो चीजें मैंने बताना चाह रही थी, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। कब स्टार्ट करना है, क्या करना है। अगर मान लो एक फीमेल प्रेग्नेंट होकर आती है, यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना कि ऐसा तो है नहीं कि सब फीमेल पहले ही प्लान करेगी। अगर एक फीमेल जैसे प्रेग्नेंट हुई है, आई है, तो जिस दिन पता चला उस दिन से ही हम फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं, बट नॉट आयरन। आयरन सेकेंड ट्राइमेस्टर 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से ही हम स्टार्ट करते हैं, और फिर हम 180 डेज पूरा मतलब प्रेगनेंसी में और आफ्टर डिलीवरी भी हम फीमेल को देते हैं। 180 डेज आफ्टर डिलीवरी भी हम फीमेल को बोलते हैं उसके आयरन जो वो डिस्ट्रॉय हुआ है बॉडी से, उसको रिप्लेनिश करने के लिए, फिर से अपनी बॉडी में स्टोर करने के लिए, फिर क्या करते हैं हम उसको आयरन टैबलेट्स देते हैं। लेकिन फॉलिक एसिड जिस दिन पता चला, मान लो पहले पता नहीं था, जिस दिन पता चला उस दिन से ही स्टार्ट कर दिया, पूरी प्रेगनेंसी दे रहे हैं, लेकिन आयरन टैबलेट उस दिन से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फीमेल को नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, और वो क्या करेगा, और ज्यादा कॉज करवाएगा, इस वजह से और ज्यादा स्टमक को इरिटेट करेगा, उसके टेस्ट को क्या करेगा, इरिटेट करेगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम नहीं देते हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर 16 वीक ऑफ जेस्टेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी कुछ चीजें हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ नर्सिंग ऑफिसर आपको पता होना चाहिए जब आप हॉस्पिटल में हेल्थ टीचिंग वगैरह देते हो या फिर किसी फीमेल को समझाते हो, और एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आज का जो टारगेट था हमने बहुत अच्छे से अचीव किया। रिप्रोडक्टिव चेंजेस जिसमें मैंने साइंस आपको सारे बताए, ब्रेस्ट चेंजेस हमने पढ़ा, अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम पढ़ा, फॉलिक एसिड आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा, और उसको प्लीज 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 रिवाइज करते रहना, नोट्स बनाना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और मेहनत से बड़ा कोई कर्म नहीं होता, तो मेहनत करनी है, अपना कर्म जो है वो करना है, सिलेक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।